सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूएन हाई सी ट्रीटी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और ये ट्रीटी काफ़ी न्यूज़ में है। इसका ड्राफ्ट अभी पब्लिश हुआ है। सो देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। सो उस ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्योंकि जो ड्राफ्ट है वही एक प्रकार से जो है फुल ट्रीटी के रूप में आएगी। तो एक एक करके जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहली चीज जो हमें ध्यान में रखना है कि हाई सी शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी देश है, उस देश के कोस्ट लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होता है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। वहां पे उस देश का ही ज्यूरिडिक्शन होता है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द हाई सी रीजन इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड है। अब ये जो हाई सी रीजन है इसमें ज्यूरिडिक्शन डिफाइंड नहीं है। लगभग 2/3 जो वर्ल्ड का ओशियन है वो इस रीजन में फॉल करता है और इसलिए इस जगह में किस प्रकार का ज्यूरिडिक्शन हो उसको ड्राफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका क्या ज्यूरिडिक्शन है, कैसे इस रीजन को गवर्न किया जाए। सो ये पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट है वो मार्च 4 को आया, मार्च 4 2023 के अंदर आया। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ओपन सी रीजन या हाई सी रीजन है जिसमें मेजोरिटी ऑफ ओशियन आता है उसको किस तरीके से गवर्न किया जाए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। ये जो ट्रीटी है इसे एक लैंडमार्क के रूप में माना जा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ओशियन के उस हिस्से को में ज्यूरिडिक्शन डिसाइड करना, उस रीजन को गवर्न करना, जो एक ओपन सी के रूप में कंसिडर करते हैं, जिसे हम हाई सी रीजन भी कहते हैं। अब इस ट्रीटी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस ट्रीटी को कहा जा रहा है पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन। जैसे आपका पेरिस एग्रीमेंट था और पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था, देशों ने अपना एक कमिटमेंट दिया था कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा। अब इस ट्रीटी की अगर बात किया जाए तो टेक्निकली इस ट्रीटी को बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, इट मीन्स हाई सी रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जिस पर बहुत समय से डिस्कशन किया जा रहा है। ये एस्पेक्ट भी फोकस किया गया है कि बायोडाइवर्सिटी जो हाई सी रीजन में है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास किया जाए। ये जो ट्रीटी है इसमें नेगोशिएशन की गई थी अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी ऑफ 1982, जिसके तहत पूरा का पूरा जो डिवीज़न किया जाता है, जो ओशियन को गवर्न किया जाता है, जैसे 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका कहाँ कितना ज्यूरिडिक्शन होगा, ये सब चीज़ डिफाइंड आपकी इस कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के अंदर है। अब जो बातचीत हो रही थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी 1982 के तहत बातचीत आपकी हो रही थी और हाई सी रीजन को कैसे आप ज्यूरिडिक्शन उसका डिफाइन कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर लगातार बातचीत चल रही थी। यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन भी 2017 के अंदर किया गया था, 2022 तक डेडलाइन भी रखी गई थी, बट पैंडेमिक और काफ़ी सारे इश्यूज आए जिस वजह से थोड़ा डिले भी हो गया। लेकिन अब ड्राफ्ट आपका 4 मार्च को आ गया है। सो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस में इस ट्रीटी को हाई सी ट्रीटी कहा जा रहा है और हाई सी रीजन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स या 370 किलोमीटर का जो रीजन है उसके बियॉन्ड किसी भी देश की जो कोस्टल एस्पेक्ट है उससे लगभग आपका 200 नॉटिकल माइल्स या 370 किलोमीटर तक का रीजन, क्योंकि इस रीजन तक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जो ज्यूरिडिक्शन होगा वो उसी देश का होगा जिस देश की कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स हम कैलकुलेट करें। लेकिन बियॉन्ड उसके हाई सी रीजन होगा जहां पे ज्यूरिडिक्शन डिफाइन नहीं है, जो ये ट्रीटी डिफाइन करने का प्रयास कर रही है। सो वाटर बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स या फिर 370 किलोमीटर के बियॉन्ड का जो वाटर है उसको हम ओपन सी या हाई सी सीज कहते हैं। अब ये जो ओशियन की बात की जा रही है, हाई सी रीजन या ओपन सी रीजन, ये 2/3 पूरे समुद्र का जो हिस्सा है उसका 2/3 हिस्सा ये है। इसमें मात्र 1%, ओनली 1% ही लीगली प्रोटेक्टेड है। सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो प्रेजेंट नॉर्म्स है उसके तहत हर एक देश के पास राइट है कि वो ओपन सी हाई सी रीजन में मूव कर सकता है। इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं, लार्ज स्केल में ड्रिलिंग की जाती है, बड़े बड़े ट्रॉलर्स चलाए जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी जो मैराइन बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी होता है। कई सारे ऐसे देश हैं, जैसे लगभग 100 देश है जिसमें इंडिया, US, UK भी है। उन्होंने 30x30 गोल्स की बात की है। 30x30 गोल्स का मतलब जो ओशियन है उसका 30% एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए बाय 2030। मेनली बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए फोकस किया गया है, कमर्शलाइजेशन को रेगुलेट करना और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पे फोकस करना।
इवन जो ये 13x30 गोल रखा गया, इसको हाईलाइट किया गया था COP15 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग 15th हुई थी मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। उसमें भी इस चीज़ पर एग्री किया गया था कि ओशन का लगभग 30% जो हिस्सा है, लाइक प्लैनेट का लैंड, कोस्टल एरिया, इनलैंड वाटर है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए बाय द एंड ऑफ द डिकेड। अब देखते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट के क्या की पॉइंट्स है जो हाईलाइट किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पहली चीज़ हाईलाइट की गई है कि जो भी आप मैराइन बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल आप करोगे, ऐसी मैराइन बायोडाइवर्सिटी जो किसी देश के जुरिडिक्शन के बियॉन्ड है, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड है, तो उसमें जो आप किस तरीके से उस मैराइन बायोडाइवर्सिटी का सही से इस्तेमाल किया जा सके, जो मैराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन की तरफ कैसे फोकस किया जाए, और उसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी अगर ज़रूरत पड़ती है वो लेकर आया जाए, और डिफरेंट कन्वेंशंस, रूल्स, रेगुलेशंस लेकर आए जाए। अब इसमें एक चीज़ पर चर्चा की गई, दैट इज़ पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इट मीन्स कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबल है फॉर वी कैन से पोल्यूशन जनरेशन के लिए, मान लो कोई इंडस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो ऐसे प्रोडक्ट को बना रही है जो बेसिकली पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दे विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल एंड वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इन वेस्ट मैनेजमेंट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। इट मीन्स कि इवन जो फैक्ट्री ओनर्स हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, दे विल ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिबल कि जो पोल्यूशन वो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें सर्टेन कंपनसेशन या स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे कि पोल्यूशन रिड्यूस हो। दूसरा पॉइंट जिसमें हाईलाइट किया गया है कि कैसे इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। क्लाइमेट चेंज से जो इकोसिस्टम अफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, उसको कैसे इकोसिस्टम को अच्छा किया जाए जिससे कि इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जाए। ओशियन एसिडिफिकेशन जैसी चीज़ों को कैसे रोका जाए। इट मीन्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसकी वजह से बहुत सारा जो CO2 एब्जॉर्ब ओशन के अंदर होता है और वाटर के साथ मिलके वो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये कार्बोनिक एसिड कहीं ना कहीं ओशियन का जो नेचर उसे एसिडिक कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट ह्यूज होगा मैराइन बायोडाइवर्सिटी पे। तो इसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, पूरे इकोसिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इस पर भी फोकस इस ट्रीटी ने किया है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है कि जो इंडिजिनस नॉलेज है, जैसे मान लो कोस्टल इलाके में लोग रहते हैं, उन्हें पता है किसको किस रीजन को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, किस स्पीसीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, खासतौर से मैराइन रीजन के कंटेक्स्ट में। तो उस नॉलेज को भी इंक्लूड करना चाहिए, उस नॉलेज को भी इंश्योर करना चाहिए कि उसे हम एसोसिएट करें इस पूरे एम को स्टैब्लिश करने के लिए कि मैराइन बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो लोगों के पास है उसको हम इंक्लूड करें, और ज़रूरत के हिसाब से जैसे लॉज लेकर आएँ, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेकर आएँ, जो भी पॉलिसी चेंजेस लेकर आने हैं वो लेकर आएँ। इसमें जो स्मॉल आइलैंड देश हैं, जो छोटे देश हैं, बहुत ही छोटे, जैसे साउथ पैसिफिक ओशन है, तो उनके लिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस उनके लिए एग्जिस्ट करती है, तो उसको कंसीडर करना। लैंडलॉक्ड देश हैं जो जिनमें कोई पोर्ट का एक्सेस नहीं है, उनके लिए स्पेशल कंसिडरेशन जो है वो रखना। लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं उनके लिए स्पेशल कंसिडरेशन रखना, इस पर भी फोकस किया गया है। अलग अलग जो देश हिस्सा हैं उन्हें प्रयास करना है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपस में कोऑपरेट करना है, और कैसे अलग अलग जो मैराइन टेक्नोलॉजी आ रही है उसको ट्रांसफर करना, और साथ में कोलैबोरेटिव एफर्ट लेके मैराइन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। इसमें एक चीज़ और डेवलप किया गया है कि एक क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म है, प्लेटफॉर्म, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा, जिसमें जिन्होंने भी प्रयास किया, जिन जिन देशों ने जिस जिस एरिया के अंदर प्रयास किया है, वो सारी चीज़ों को एक्सेस किया जा रहा है कि ये देश इसलिए ये काम कर रहा है, ये पॉलिसी लेके आया, ये चीज़ अचीव हुई है, तो सारा जो डेटा वहाँ से एक्सेस किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या दूसरे एग्जाम्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनमें भी कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, तो जरूर से आप UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। हिंदू का सेशन आपका 8:30 से 9 बजे के बीच में लाइव होता है। लाइव कैटेगरी में जाके आप अपना जो सेशन उसको देख सकते हैं। IAS की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़े, यूज द कोड SPLIVE। अभी ग्रेट ऑफर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाएं और आप जो ऑफर है उसको अवेल कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस का, ज्योग्राफी एनवायरमेंट एग्रीकल्चर का एडवांस कोर्स 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और भी कई सारे ऑफर अनअकैडमी के द्वारा लेकर आया जा रहा है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है, जिसमें अगर आप अभी 31 मार्च से पहले जुड़ते हैं तो आपको, अगर आप जब भी प्रीलिम्स जैसे ही आपने क्लियर किया तो अनअकैडमी आपका पूरा जो एक्सपेंडिचर है दिल्ली में प्रिपरेशन करने का, वो अनअकैडमी बियर करेगी और आपका पूरा प्रिपरेशन में सहायता रहेंगे। सारी क्लासेस और टेस्ट सीरीज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, अगर आप 31 से पहले अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो ये जरूर से जुड़ें। यू हैव टू यूज द कोड SPLIVE। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।